नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी सरकार ने 2 साल तक बढ़ाई ईवी वाहनों की पंजीकरण पर छूट। 13 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी छूट की अवधि। उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा करेंगे पूर्व सैनिक और होमगार्ड। योगी सरकार ने लिया फैसला। पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को 10 करोड़ रुपए का नोटिस। दिशा निर्देशों के विपरीत किया गया था फैसला। सरकारी विद्यालयों में नियमित निगरानी व काउंसलिंग पर रहेगा जोर। शिक्षा योजनाओं की धीमी रफ्तार पर अपर मुख्य सचिव सख्त। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत किस्तों से अदा करने की मिलेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने जारी किया आदेश। यूपी के मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में 264 एमडी एमएस की सीटें बढ़ी। एनएमसी ने दी अनुमति। आप देखते हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वल्लभ भाई की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यशाला में शामिल हुए। सरदार पटेल की कार्यशाला में आए हुए संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच को बताया जाएगा। के न्यूज़ संवाददाता ने बात की राजा मनकेश्वर सिंह, राज्य स्वास्थ्य मंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को भव्य रूप में आज मनाया जा रहा है। आज 150वीं जयंती है और इस समारोह का भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ संगठन के द्वारा पूरी तरीके से आयोजित किया गया है। आइए हम स्वास्थ्य मंत्री जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं आज का प्रोग्राम। निश्चित तौर पर आप देखें जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भूमिका रही, भारत जिस स्तव में वास्तविक स्थिति में है, आज़ादी के समय जिस तरीके से रजवाड़ों से बात करके और उनका सबका विलय करके एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी थी और जिसको कांग्रेस ने भुला दिया। आज हम सब लोग उनकी 150वीं जयंती पे उनके उस कोशिश को हम लोग पूरे जन जन तक पहुंचाएंगे और बहुत ही सौहार्द के साथ, बहुत ही उसके साथ हम लोग उनकी जयंती को मनाएंगे। हमेशा सरदार वल्लभ पटेल जी आत्मनिर्भरता की बात करते थे, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी चीज़ है और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस पिछले 11 वर्षों में भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है हर क्षेत्र में, और किसी भी राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है और हम सबको पूरा विश्वास है कि 2047 तक भारत पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र व आत्मनिर्भर राष्ट्र बन के उभरेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सोच थी उस सोच के अनुसार ये आज कार्यशाला रखी गई है और जहां पर संगठन से लेकर के बीजेपी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं सब लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस संदेश के माध्यम से ये कार्यशाला आज चलेगी। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। है जहां महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल दिया है। सपा नेताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना की धनराशि बढ़ाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन बिल्हौर के एसडीएम डॉक्टर संजीव दीक्षित को सौंपा। सपा बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष इंजीनियर विनय सिंह यादव ने कहा कि साल 2014 से लेकर साल 2025 के बीच आवश्यक वस्तुओं के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं, चाहे वो सीमेंट, सरिया हो या फिर श्रम की लागत। मौजूदा हालात में करीब 1,20,000 से 3,50,000 तक निर्माण लागत पहुंच चुकी है। ऐसे में योजना की मौजूदा धनराशि अपर्याप्त है। सपा नेताओं ने मांग की है कि आवास योजना की राशि बढ़ाकर करीब 5 लाख की जाए ताकि गरीब और मध्यम वर्ग का पक्का घर का सपना पूरा हो सके। समाजवादी पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार पिछले 2014 में जो सोना 28,000 में था, आज 1,21,000 के ऊपर सोना हो गई। चांदी 43,000 के आसपास थी, आज चांदी 2 लाख के आसपास हो गई। तो हम लोगों ने आज सरकार को चेतावनी के लिए आज ये हम लोगों ने एसडीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है। जो महंगाई बढ़ रही है, इस
इससे हमारे गरीब किसान के भी जो सालक का समय आने वाला है, हिंदुओं की बात करते हैं। और अब खबर हरदोई से है, जहां जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक कुमार मीना के द्वारा आगामी त्योहारों को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा जनपद में शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था को अनुच्छेद करने बनाए रखने के दृष्टिगत भारी पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र मार्ग, मुख्य बाजार, सार्वजनिक भीड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त की गई व आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। डीएम हरदोई अनुनय झा व एसपी अशोक कुमार मीना ने मिलकर कई किलोमीटर पैदल गश्त की व आम जनमानस से व बाजारों में दुकानदारों से बातचीत भी की और सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। आज धनतेरस पूर्व संध्या में कप्तान साहब और मेरे द्वारा एवं कोतवाली शहर की पुलिस फोर्स के द्वारा मुख्य बाजारों का में पैदल गश्त किया गया। सब जगह पुलिस फोर्स चाक चौबंद पाई गई। सभी में बहुत हर्षोल्लास है और आगामी त्यौहार को लेकर सभी लोग बहुत पॉजिटिव हैं। आप सभी के माध्यम से मैं हरदोई जनपद के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आगामी त्यौहार का और आशा करता हूँ कि ये त्यौहार जो है सभी घर के लिए बहुत ही मंगलमय रहे और बहुत ही सुखद रहे। आपने मिट्टी के दिए खरीदे, कुछ खरीदारी की, ऐसा क्या? देखिए, स्वदेशी का जो नारा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है। इसी क्रम में कप्तान साहब और मेरे द्वारा भी कुछ लोकल खरीदारी की गई। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर सरकार के द्वारा प्रदेश कार्यालय का आयोजन किया गया। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को भव्य रूप से मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की हर जगह पर कार्यशाला का आयोजन होगा। लखनऊ में हुए कार्यक्रम में मंत्री बेबी रानी भी शामिल हुई। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को जो है, आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सरदार पटेल 150वीं जयंती समारोह का अभियान है। कार्यशाला के तौर पर देखा जा सकता है कि सभी मेंबर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पे मंत्रीगण भी पहुंचे हुए हैं। आइए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर इस कार्यशाला में आए हुए हैं। कार्यक्रम में मंत्री बेबी रानी जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप इस कार्यक्रम में आई हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका आज़ादी में भी योगदान था, उनकी 150वीं कार्यशाला आज उत्तर प्रदेश में हो रही है। एक भारत आत्मनिर्भर भारत को लेके इस कार्यशाला को करेंगे और उनके जो आदर्श हैं, उनके जो विचार हैं, उनको कैसे नीचे तक पहुंचाएं जिससे भारत एक रहे, आत्मनिर्भर बने। इसी के लिए इस कार्यशाला को आज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मंत्री बेबी रानी जी का साफ तौर से ये कहना है कि इस कार्यशाला के माध्यम से और के माध्यम से एकता और निर्भरता की बात उनके द्वारा की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, 150वीं जयंती है, जिसको लेके ये कार्यक्रम है। हर एक संदेश यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता के लिए यहाँ से दिया जाएगा। अब ये देखना है कि किस प्रकार से उन मैसेज को जो है जनता जो है स्वीकार करती है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने बिहार की राजनीति और विपक्षी दलों पर तीखे हमले किए हैं। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। राठौर ने राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता सब जानती है कि जब आरजेडी की सरकार थी तो कैसा जंगल राज था। उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ इस मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले आपसे ये जानते हैं, बिहार का चुनाव है जो इस समय सबसे देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जंगल राज की बात हो रही है, क्या कहना है इस पूरे मामले को? देखिए, बिहार में अगर राष्ट्रीय जनता दल का सरकार जब रही है तो उससे बड़ा नमूना जंगल राज का पूरे देश में किसी ने नहीं देखा होगा। किस तरीके से वहाँ पर अपहरण, हत्या, बलात्कार, तमाम ऐसी घटनाएं हुआ करती थी और किस तरीके से शोरूम से गाड़ियां उठा लिया जा करती थी।
किस तरीके से किसी को अपहरण करके और फिरौती मांगने का काम हुआ करता था और मुख्यमंत्री जी के आवास पर उसकी फिरौती की रकम पहुंचाने का काम होता था और वहां पर पंचायत होती थी। किसलय की घटना याद है सबको कि ये बच्चे का किस तरीके से अपहरण करके उसकी मौत के घाट उतारने का काम किया। पूरे बिहार ने उसको लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके बाद उसके कारण उनकी सरकार चली गई। अभी जो बात करते हैं कि सरकारी नौकरी देने की, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी तेजस्वी यादव जी, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी देकर क्या अपनी अगली पुश्तों की व्यवस्था करना चाहते हैं? सरकारी नौकरी देंगे और उनके बाद ज़मीनें उनकी अपने पुश्तों के नाम, अपने बेटों के नाम, अपने परिवारजनों के नाम लिखाकर क्या 7 और 10 पीढ़ी 14 पीढ़ी की व्यवस्था करना चाहते हैं? बिल्कुल इनकी मंशा यही है कि अब सरकार में आए और लूटराज शुरू कर दें। एक क्वेश्चन और, जिस प्रकार से आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, वहीं पर अखिलेश भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ जो है उत्पीड़न हो रहा है। राहुल कह रहे हैं पूरे देश में उत्पीड़न हो रहा है, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि दलितों की सबसे बड़ी मसीहा माननीय बहन जी हैं। अगर बहन जी कोई बात कहती हैं तो समझ में आता है कि दलितों की बात है। ये लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। जिसको न्याय मिलना चाहिए था उसको न्याय में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। ये लोग जो मृत हो चुके हैं उनकी लाशों पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर न्याय प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसको लेकर कांग्रेस को आंदोलन करना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से हर किसी को न्याय देने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। देश में कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम सबसे बड़े हितैषी अगर दलितों के हैं, ओबीसीज के हैं और सर्व समाज के हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने वाला है। और ये अपनी फितरत जानते हैं, जैसे ये सरकार में रहे तो जो करते रहे उनको लगता भाजपा वैसे ही करेगी। भाजपा वैसा बिल्कुल नहीं करेगी, सबको न्याय देने का काम करेगी। धन्यवाद। जिस प्रकार से देखा जाए कि बिहार चुनाव को लेकर के कहा गया कि जिस प्रकार महागठबंधन जो कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी, पहले की लूट फिर एक बार देखने को मिलेगी, इसी बिंदु को उनके द्वारा कहा गया। जिस प्रकार से आरजेडी के द्वारा कहा जा रहा है कि हर घर नौकरी, तो इसका मतलब क्या सारे प्लाट और ज़मीन अपने नाम पे करा लेंगे। वहीं पर दलितों के साथ उत्पीड़न को लेकर के साफ तौर से कहना है मंत्री जी का कि दलित हमारे साथ है और दलितों के साथ किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है। और अगर उत्पीड़न की आवाज़, अगर दलितों की आवाज़ मायावती हैं, अगर उत्पीड़न हो रहा होता तो मायावती आवाज़ जरूर उठाती। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। आगे बढ़ते खबरों में, जनपद रामपुर में सर्विलांस सेल की टीम ने अचानक लोगों के गुम हुए 50 मोबाइल फोनों को बरामद किया। आपको बता दें कि जिन लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो गए थे या फिर गुम हो गए थे, उनके मोबाइल फोन सर्विस लाइंस पर लगाकर बरामद किए गए हैं और लोगों को रामपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाकर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र द्वारा फोन दिए गए। रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्र के कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई, जहां सर्विलांस सेल की टीम ने गुम हुए 50 फोनों को बरामद किया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनको बुलाकर जिन लोगों के फोन गुम हुए और चोरी हो गए थे उनको वापस किए गए। देखिए, जैसा कि आप लोगों को कि कुछ लोगों के मोबाइल खो गए, जिसके लिए हमारे सर्विलांस टीम निरंतर प्रयास कर रही थी। तो सर्विलांस टीम के प्रभारी उप निरीक्षक टीकाराम चौहान, उनके सहयोगी जितेंद्र और मयंक गोयल और पूरी टीम का निरंतर प्रयास करके इन मोबाइल्स की बरामदगी की है और करीब आज 50 मोबाइल बरामद हुए हैं। इनका अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए के है और ये मोबाइल काफ़ी समय से खोए हुए थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां दिल्ली से कानपुर आ रही आम्रपाली एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली। ट्रेन को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रोका गया। पुलिस कमिश्नरेट, जीआरपी, बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 40 मिनट तक पूरी ट्रेन की चेकिंग की गई। जांच में विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। जांच पूरी होने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कंट्रोल रूम को सूचना देकर देने वालों को अरेस्ट किया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि ट्रेन फुल थी, जनरल बोगी में उन्हें सीट नहीं मिल रही थी, इसलिए ट्रेन में बम होने की झूठी सूचना दी। अब एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अफवाह फैलाने के पीछे के मकसद की भी जांच जारी है।
करीब 12 बजे दीपक चौहान, अंकित चौहान घाटमपुर द्वारा टेलीफोन पर सूचना दी गई कि गाड़ी नंबर 15708 आम्रपाली ट्रेन में बम रखने की सूचना है। कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन पहुंचने पर बीडीएस टीम के साथ जीआरपी, आरपीएफ, एसीपी, एलआईयू एवं मेरे द्वारा चेक किया गया। चेकिंग के दौरान हमें वहां पे कोई बम नहीं प्राप्त हुआ और दोनों लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एफआईआर लॉन्च करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर पालिका उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर शानदार जीत हासिल करते हुए कमल खिला दिया। बीजेपी प्रत्याशी सोनाली जैन अभिशाला ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे को करीब 5,556 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया। चुनाव परिणामों के अनुसार भाजपा प्रत्याशी सोनाली जैन को करीब 26,080 मत प्राप्त हुए, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी सपा गठबंधन की प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे को करीब 20,524 मतों से ही संतोष करना पड़ा। ये जीत बीजेपी के लिए नगर पालिका में उसके जनाधार की मजबूती को दर्शाती है। जीत की खबर आते ही भाजपा खेमे में भारी उत्साह देखने को मिला। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीशचंद्र रावत और प्रदेशी क्षेत्रीय मंत्री कानपुर रामकिशोर साहू सहित पार्टी नेताओं ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार किया। मैं सबसे पहले नगर पालिका की जनता, सम्मानित मतदाताओं, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं, मीडिया बंधु सभी का हाथ जोड़कर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और सोनाली जैन को प्रचंड बहुमत से कमल के फूल पर मोहर लगाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मॉडल को लेकर के कोई भी चुनाव हो, ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक, नगर पंचायत से लेकर के नगर पालिका तक, हम विकास के एजेंडे को लेकर के चुनाव लड़ते हैं। सैलन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो अपने नगरवासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने जो आस्था पार्टी के प्रति जताई है, पार्टी उनके प्रति कृतज्ञ है और उनकी अपेक्षा के अनुरूप हम लोग खरा उतरे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। नगर पालिका उपचुनाव में मैं जीत को लेकर सबसे पहले अपनी देवतुल्य नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने अपना एक एक बहुमूल्य मत मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। और अब खबर बांदा से है, जहां दीपावली त्योहार के चलते बांदा में बाजार में रौनक दिखाई दी। लोगों ने अभी से ही त्योहारों की खरीदारी चालू कर दी है। वहीं दीपावली पर्व पर हमेशा गुलजार रहने वाला सराफा बाजार सोने चांदी के बढ़ते दामों के कारण से रौनक नहीं दिखाई दी। आपको बता दें कि व्यापारी दीपावली पर अच्छे व्यापार का इंतजार करता है। इस साल भी सरकार ने जीएसटी में की गई कमी से एक और जहां अन्य व्यवसाय ठीक नजर आ रहे हैं। हम खड़े हैं इस समय बांदा के चौक बाजार में। मैं आपको बता दूं कि दीपावली का ये त्यौहार आज यहाँ बाजार में रौनक के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन महंगाई का जो आलम है वो अपने आप में एक अलग दिखाई देता है। हालांकि सरकार ने जीएसटी कम करके इस पर काफ़ी कुछ हद तक लोगों को एक तोहफा दिया है। लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन सोने चांदी की अगर बात करें तो जिस तरीके से सोने चांदी की दुकानों में इस समय रौनक गायब है, रेट बढ़े हुए हैं, जिससे जो खरीदार है वो सोने चांदी की दुकानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर बात करें आज के चांदी के भाव की तो 1,80,000 रुपये पर किलो के हिसाब से चांदी का रेट है और लगभग 1,43,000 रुपये पर 10 ग्राम सोने का रेट बताया जा रहा है। ऐसे में जो मध्यम वर्ग का जो लोग हैं वो अपने त्यौहार की खरीदारी में काफ़ी कुछ सोने चांदी से परहेज करके नजर आ रहे हैं। हालांकि दीपावली में लोग सोना चांदी खरीदते थे, जो बड़े लोग थे वो डायमंड की खरीदारी करते थे, सोने चांदी खरीदारी करते थे, और जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो भी अपना किसी तरीके से बजट बना करके सोने चांदी की खरीदारी कर लेते थे। लेकिन इस बार जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदियों के दाम बढ़े हैं, उसे देखते हुए लगता है कि हमारा बाजार फीका रहने वाला है। हालांकि जीएसटी के बाद
कम करने के बाद यहाँ तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर जीएसटी कम हुई है, उससे बाजार में रौनक तो दिखाई देगी, लेकिन गोल्ड में ये रौनक ठीक ही रहने वाली है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।